नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग उत्तराखंड एसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर 2024 को, उसका हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कर लिया है। और जितने भी कुल टोटल 70 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 21 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग के हिसाब से नहीं है, लेकिन सेम वही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तो इसका अगर सेकेंड भाग अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, जो 21 क्वेश्चन का है। तो ये हमारा सेकेंड भाग है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल या वाट। तो इसमें से विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? किलोवाट घंटा, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, वोल्टेज में 3 + 4 cos 3t का आरएमएस मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आरएमएस मान कैसे निकालते हैं हम लोग, वी आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इसमें दिया हुआ है, तो 4 एक क्या मैक्सिमम मान है, तो इसको हम लोग आरएमएस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4/√2 का स्क्वायर। इसको सिर्फ रूट में कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका 4 से को 16, ये दो गुना के √2 का 2 8 16, तो ये रूट में कितना आ जाएगा 17, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि √17 वोल्ट। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आमतौर पर लो हेड वाले संयंत्रों में उपयोग की जाती है। तो जो लो हेड, जो रिजर्वर की बात हो रही है, जिसमें हम लोग रिजर्वर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अगर लो हेड है तो उस प्रकार का कौन सा टरबाइन यूज करेंगे इसमें हम लोग? तो ये होता है केपलान टरबाइन। क्या होता है? केपलान टरबाइन, इसका हम लोग लो हेड में करते हैं। पेल्टन व्हील का प्रयोग हम लोग हाई हेड में प्रयोग करते हैं, और फ्रांसीसी का लो एवं मीडियम के लिए करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। अगला कि एक एसी परिपथ का पावर फैक्टर होता है फेज कोण का साइन, फेज कोण का कुज्या, फेज कोण का स्पर्श रेखा या फेज कोण का क्यूब फैक्टर। ये क्या होता है? फेज कोण का कुज्या होता है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग cos फाई ये दर्शाता है वोल्टेज और करंट के बीच के का कोण होता है, वही इसी को हम लोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर। देखिए आगे है टरबाइन के संबंधित। देखिए टरबाइन के मुख्यतः दो भेद देखे जाते हैं। इम्पल्स टरबाइन, इसमें हाई हेड के लिए जो 200 मीटर ऊपर रहेगा वो हाई हेड के लिए यूज करेंगे। पेल्टन व्हील टरबाइन, इसका नाम क्या है? पेल्टन व्हील टरबाइन, जो हाई हेड के लिए यूज करेंगे हम लोग। कोई दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन, इसमें दो आते हैं। लो मीडियम के लिए फ्रांसिस टरबाइन, जो 31 से 200 मीटर के ऊंचाई पर होगा, और केपलान टरबाइन वो होता है जो लो हेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसी से संबंधित इसमें बिंदु रखे गए हैं। अगला है कि पावर फैक्टर, जिसका हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पहले ये इसके कई है, मुख्यतः इसी को हम लोग देखते हैं कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। या एक तरीका और है कि रेशियो बिटवीन ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर। ट्रू पावर मतलब एक्टिव पावर कह लीजिए, वास्तविक शक्ति कह लीजिए, या एक्टिव पावर कह लीजिए, एक ही बात है ट्रू पावर को। ये ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर के अनुपात को हम लोग भी कहते हैं पावर फैक्टर। और तीसरा है कि रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, यानी R/Z, इसके अनुपात को भी हम लोग कहते हैं। फिर रेशियो बिटवीन कंडक्टेंस एंड एडमिटेंस, ये दोनों के अनुपात को भी कहते हैं। देखिए ये इसमें देखिए पावर फैक्टर ट्रू पावर अपरेंट पावर, और R/Z यानी रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, जी कंडक्टेंस एडमिटेंस ये है। देखिए एक्टिव पावर या ट्रू पावर VI cos फाई से दर्शाते हैं, अपरेंट पावर को VI से, यही VI से VI कट जाता है, तो ये cos फाई मिलता है हम लोग को। I1 के क्यूब फैक्टर, यानी कि ये पावर फैक्टर, जो क्यूब फैक्टर होता है पावर फैक्टर का अपोजिट होता है, इसलिए इसको लिखा गया है। देखिए पावर फैक्टर के प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, एक जीरो पावर फैक्टर होता है। तो इस चीज को ध्यान दें। लोग 3 ज्यादातर याद रखते हैं, जीरो को भूल जाते हैं, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के।
अगला क्वेश्चन है 5वां कि सिरोपरि संचरण लाइन यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है कुचालक के लिए यानी इंसुलेटर के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या चीनी मिट्टी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है छठा, निम्नलिखित में से 3 पिन प्लग, जो 3 पिन प्लग होता है आप देखे होंगे 3 पिन प्लग जो होता है जिसमें दो एक सिरा जो होता है बड़ा और मोटा होता है और 2 सिरे तो छोटे छोटे होते हैं और ये होते हैं। ये प्लग की बात है, ये सॉकेट का नहीं, प्लग की बात हो रही है जिसमें होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा, लिखा तीनों पिन एक समान होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। 2 पिन समान लेकिन तीसरा मोटा एवं लंबा होता है, ये सही है। तीनों पिन अलग अलग आकार के होते हैं, ये गलत बात है क्योंकि 2 तो समान होते हैं। 2 पिन एक समान लेकिन तीसरा मोटा, ये तो सही बात है लेकिन मोटा और लंबा भी होता है, तो ये सबसे बेटर आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसी से देखिए ये है जो आप लोग ऊपर ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज करते हैं जो चीनी मिट्टी का बना होता है, जैसे इसको बोलते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। ऐसे इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं ना, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं सेशन वाइज तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, इसलिए डिटेल में नहीं लेकिन कुछ व्यू आपको बता दिया जा रहा है। स्टे इंसुलेशन, सस्पेंशन टाइप पिन इंसुलेटर, फिर स्ट्रेन टाइप, फिर ग्लास इंसुलेटर, फिर स्पूल टाइप इंसुलेटर है, इंसुलेटर के प्रकार में। देखिए प्लग की बात हो रही है, 3 प्लग है। देखिए इसमें ये जो पॉइंट वाला है अर्थ के लिए है, देखिए ये मोटा है, ये 2 समान है, देखिए इसका साइज दोनों समान है। देखिए इसमें मार्किंग भी किया हुआ है लाइन के लिए, न्यूट्रल के लिए, तो कनेक्शन भी इसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए इस व्यू से पता चल रहा है आपको, ये देखिए मोटा और लंबा है, ये दोनों समान है। ठीक है, देखिए इसमें कनेक्शन किस किस प्रकार करते हैं इसको भी देख लेंगे आप, जिसको नहीं देखिए इस वाले भाग में जो मोटा लंबा देखिए लिखा ना लॉन्गर थिकर पिन टर्मिनल फॉर अर्थिंग के लिए, ये देखिए ये अर्थ के लिए है, ग्रीन है जो ग्रीन वायर है, न्यूट्रल के लिए है देखिए ये ब्लू वायर, लाइन के लिए ये ब्राउन कलर का वायर, और आउटर इंसुलेशन कवर है ये इसकी बात कर रहा है, और केबल ग्रिड, इसकी ये ग्रिड लगा हुआ है और ये केबल वायर है। तो इस प्रकार कनेक्शन किया जाता है। आगे दिया है सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये भी दोनों यानी विषकोण, तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक गेट है, यानी यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जिनके प्रयोग से सारे गेट बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल गेट मानते हैं। नंद और नार यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद और नार गेट एक यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आते हैं। डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है भी में परिवर्तन करके, फ्लक्स में परिवर्तन करके, या आरए में परिवर्तन करके, या इनमें से सभी, 3 में सभी के द्वारा परिवर्तन करके हम लोग क्या करते हैं डीसी शंट मोटर गति को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए 40 केवीए ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर लव हानि 400 वाट है एवं ताम्र हानि 800 वाट है, तो अर्ध भार पर हानि याद करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जब पूर्ण भार यानी कि मैक्सिमम लोड पर जानते हैं कि लो हानि है जो बदलता नहीं है, तो लो हानि तो 400 वाट ही रहने वाला है। ठीक है, तो 400 वाट किसमें लो हानि है, 400 वाट एक ही ऑप्शन में बी वाला ही सही हो जाएगा आपका। ये देखिए ये प्लस पॉइंट है कि 400 वाट एक ही में है, आपका बी वाला ही सही है। अगर लगाना चाहें तो इसका एक फार्मूला होता है PCM समानुपाते M स्क्वायर। M स्क्वायर क्या है, PCM ये कॉपर लॉस को दर्शाएगा, ये क्या है जिस पर आपको लोड निकालना है, जैसे हाफ पर है तो हाफ पर, तो जैसे इस प्रकार निकालते हैं, इसको आप लोग देख लेते हैं। आप देखिए PCM 1 लिखेंगे, PCM2 समानुपाते होता है तो इसको लिखेंगे M1 बटा के M2 स्क्वायर। ठीक है, M स्क्वायर होता है तो M1 फुल लोड पर, पहले कॉपर लॉस फुल लोड पर, ठीक है, PCM फुल लोड पर मान लिया 1 था, ठीक है, फिर PCM, फिर उसके बाद आपका क्या होगा फुल लोड पर कॉपर लॉस, मतलब पहले 1 था फिर 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया। तो पहले कितना था पूर्ण लोड पर कॉपर लॉस 800 वाट था, तो 800 तो ये चला जाएगा ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 200 वाट,
यानी कि कॉपर लॉस आपका 200 वाट आ जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन आपका तो पहले ही मिल गया था, लेकिन इसको लगाने का तरीका एक आपको समझा दिया गया है। आगे देखते हैं, तो यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए लॉजिक गेट परिपथ में y का मान है, तो ये जो आपका चित्र बना है इसका मान पूछ रहा है। 2 इनपुट है और एक आउटपुट है आपका, तो इसमें क्या है, ये किस मतलब गेट को दर्शा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये आपको किस गेट को दर्शा रहा है कि इसमें आपका कौन बनेगा। तो देखिए y इक्वल टू 1 डॉट बी, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्लस, मतलब जोड़ को दर्शाता है, ठीक है। a प्लस बी ये होता है या अथवा को दर्शाता है। तो ये एक एंड गेट को दर्शा रहा है, ये एंड गेट को दर्शाता है, और ये एक आर गेट को। तो ये एंड गेट तो है नहीं, क्योंकि एंड गेट का व्यू आपको याद होगा इस प्रकार बनता है। 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट, y बराबर a डॉट बी होता है, ठीक है। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको गेट भी पता होना चाहिए और इसका फार्मूला भी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है आपका और गेट, ठीक है। देखिए दोबारा कि निम्नलिखित में से पीएन जंक्शन एक दिष्टकारी है, एक दोलित्र, एक कुचालक या एक एम्पलीफायर। तो एक पीएन जंक्शन की बात हो रही है, तो आपको याद होगा जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक अपोजिट लेयर बनता है। ये पी टाइप है, एन टाइप, तो इसमें पी में जैसे होल होते हैं, पॉजिटिव होते तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये क्या एक इंसुलेटर की बात ही कार्य करता है, इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। तो क्या है कि इंसुलेटर, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, देखिए आर गेट कैसे बनता है, एक और नार गेट, तो एक आर एक नॉट गेट मिलाएंगे तो और गेट का, नॉर गेट का इस्तेमाल बन जाएगा। देखिए ये एक क्या है, और गेट है, इसका ये ट्रूथ टेबल है, ये याद करना है आपको। देखिए इसमें एक और गेट का मतलब होता है एक भी, ए और बी में एक भी इनपुट होगा तो वो इनपुट आपको देगा, ठीक है, ये आपको देगा। इसमें आर का मतलब यही होता है, या तो ए या तो बी, ठीक है। इसका उल्टा कौन सा होता है, नार गेट, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है, नार गेट। इसलिए ये देखिए यहाँ पर नोट की तरह बना कि नहीं, यह नोट नोट ओ की तरह है, इसलिए नॉर गेट। इस फिगर को आपको याद रखना है। ट्रूथ टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं। देखिए एंड गेट का हम लोग जिक्र किए थे। देखिए एंड गेट में दोनों को जुड़ा हुआ है, यानी दोनों इनपुट होना चाहिए तब आपको इनपुट मिलेगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। ये तो एंड गेट है, और एंड गेट का उल्टा क्या होता है, नंद गेट। ये चीज़ है, देखिए यहाँ पर नोट की तरह लगा कि नहीं, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंद गेट कैसे एंड और नॉट गेट को मिलाकर बनता है। और नॉट गेट का देख लीजिए, वही है, नॉट गेट में एक ही बस इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। ये टेबल ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये टेबल ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक्स और गेट होता है, 2 एंड 2 नॉट और एक और गेट मिलाएंगे तब जाके आपका एक्स और गेट बनता है। इसका ये वाला बहुत ही बार पूछा जाता है आपको कि ए बराबर बी, वाई इजकल टू 0, नॉट इजकल टू बी, वाई बराबर 1 थे, किस गेट को दर्शा रहे थे, एक्स और गेट, यानी एक्सक्लूसिव। एक्स मतलब होता है एक्सक्लूसिव गेट, ठीक है। तो ये इसका फिगर भी आपको याद रखना है। देखिए और की तरह ये दिख रहा है, लेकिन इसमें एक क्रॉस का चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स और, ये वाला फार्मूला भी आता। आगे है, अब देखिए नॉर गेट का है, इसी प्रकार है, इसी को ठीक उसी का उल्टा है। देखिए ए बराबर बी है तो वाई बराबर 1 मिलेगा आपको इनपुट में, आई ए नॉट इक्वल टू बी है तो वाई बराबर 0 मिलेगा। ये इसका फार्मूला है एक्स नॉर गेट का। सबसे महत्वपूर्ण इसका फिगर है, और ये जो हम बताएं, देखिए ये जो पीएन जंक्शन का जिक्र हो रहा था, देखिए एन टाइप में देख रहे हैं, एन टाइप में जो नेगेटिव चार्ज होता है, पी टाइप पॉजिटिव चार्ज, इसके विपरीत ये क्या है, देखिए अपोजिट लेयर बन गए, यही पीएन जंक्शन है। ये क्या है, डिप्लेशन लेयर को दर्शा रहा है, ये क्या है, इंसुलेटर की बात ही कार्य करता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है।
अब देखिए नंद और नॉर गेट बाजी है, जिसके इस्तेमाल से हम लोग सारे गेट बना सकते हैं। देखिए नंद गेट है, ये नॉर गेट है। तो देखिए पहले तो इसका सीक्वेंस याद करिए। हम तो याद किए हैं कि नाओ ऑन एक्स ऑन, तो यानी एक्स और एक्स नॉर। तो नाउ में देखिए कि जैसे नॉट गेट पहले आएगा, फिर एंड आएगा, फिर और आएगा, फिर एक्स और आएगा, फिर एक्स नॉर आएगा। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, एक को सेम रखना है। अब इस वाले सीक्वेंस को बदलना है आपको, 2 ऐसे बदल देना है, 3 ऐसे बदलना है, फिर 4 का भी सीक्वेंस बदलना है, 5 का भी सीक्वेंस बदलना है। याद करने का होता है 13 254 याद करना है नॉर के लिए, और 1 से लगाएंगे 5 तक आपको नंद के लिए याद करना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। निम्नलिखित में से प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव पावर की इकाई है। एसी में 3 प्रकार के आपको देखे जाते हैं पावर। एक होता है एक्टिव पावर, जिसको ट्रू पावर बोलते हैं, इसको किलोवाट में हम लोग मापते हैं। एक होता है रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग यही प्रतिक्रियाशील हिंदी में बोलते हैं, जिसको होते हैं VAR या KVAR में मापते हैं। एक होता है अपरेंट पावर, क्या होता है अपरेंट पावर, या KVA या VA में नापते हैं। तो इसमें पूछा है हमारा कौन सा रिएक्टिव पावर, तो VAR यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रिएक्टिव पावर को दर्शा रहा है, ये अपरेंट पावर को, ये वाट किलोवाट दोनों एक्टिव पावर को ही दर्शा रहे हैं। अगला है पवन टरबाइन के द्वारा शक्ति देने के लिए वायु की न्यूनतम गति को क्या कहते हैं। तो वायु की जो न्यूनतम गति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पवन टरबाइन के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कट इन स्पीड। क्या बोलते हैं हम लोग, कट इन स्पीड, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी बोलते हैं हम लोग कट इन स्पीड। अच्छा, कट आउट स्पीड वो बोलते हैं जिस पर हमको सप्लाई मिलना क्या होता है, जो पावर सप्लाई हमको उपलब्ध नहीं होती, उसको बोलते हैं कट आउट स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर है जो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे सिद्धांत पर कार्य करता है। 16 है कि ज्वा वक्री वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होता है, यानी साइनसोइडल का पूछ रहा है। तो हम लोग इसका युक्त किए हैं कि VRMS रूट मीन स्क्वायर होता है VM/√2, अभी एवरेज का मान होता है VM/2π, 2VM/π। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E मैक्सिमम यानी VM मैक्सिमम मतलब वही √2 यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर दिया हुआ है कि 4 हेनरी प्रेरक के धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकेंड है, तो प्रेरक में वोल्टेज ज्ञात करें। तो जानते हैं आपकी E बराबर होता है LdI/dt, इसका फार्मूला होता है। तो E बराबर L का मान दिया है 4 और dI/dt का मान दिया है 2, यानी 4 में 8 वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 18 है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। DC जनित्र का क्या होगा, तो ये तो ओपन सर्किट विशेषता यानी कि आपका Q हो जाएगा। प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर होता है, ये तो V कर्व बनाता है। इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये साइकिल डायग्राम को दर्शाता है। और फिर DC मोटर एक स्पीड टॉर्क को दर्शाता है। तो यानी कि आपका हो जाएगा QPSR यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर है 105 एम्पियर हावर 12 वोल्ट बैटरी वाले UPS बैकअप समय कितना होगा यदि 150 वाट का भार वहन करता है। तो इसका फार्मूला लगाइए। इसको पहले हम लोग क्या लगेगा, हम लोग को कितना घंटा चलेगा इसके बारे में है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है VI, यहाँ से करंट का मान निकाल लेंगे तो I बराबर हो जाएगा P/V। तो कितना वाट 150 वाट, और वोल्टेज कितना है 12, यानी करंट की जगह क्या रखना है 150 बटे, और या तो इसको डिवाइड कर दीजिए या तो इसी से भाग दे दीजिए। तो 150 एम्पियर हावर दिया है, तो I 150 बटा के 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा एम्पियर, तो 150 डिवाइड हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हावर्स, यानी कि 12 घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा C यानी 12 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो जानते हैं हम लोग शक्ति की इकाई क्या क्या होती है, P बराबर VI यानी वोल्ट एम्पियर, ये तो होती है।
एक होता है पी का वाट होता है या किलो वाट, तो ये दोनों होती हैं वाट या किलो वाट, नहीं सॉरी वाट घंटा नहीं, किलो वाट होती है। फिर जूल प्रति सेकेंड यानी पी बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड ये भी होता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन गलत है, यही सही आंसर हो जाएगा हम लोग। आगे है कि प्रतिरोध तापन किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो हम लोग पता है I²R प्रभाव पर, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। I²R प्रभाव पर कार्य कर। प्रदीप्त निम्न में से किसका उपयोग करके मापा जाता है, तो प्रदीप्त हम जानते हैं एक लक्स होता है, यानी लक्स मीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं, तो यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।